नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और हम बात कर रहे हैं इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली से। कैपिटल बाजार हो या ग्लोबल अर्थव्यवस्थाएं, वो बहुत बड़े पारखी हैं। वल्लभ भाई, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। इस वक्त जो ग्लोबल उथल पुथल है, जिसका कहते हैं कि एपी सेंटर चाइना में है और चाइना में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता। आपको ये वाली क्राइसिस जो आई है कितनी बड़ी और कितनी गहरी दिखती है? क्या ये कहना सही होगा कि 2008 जैसी हालत में तो नहीं फंस रहे हम? ये क्राइसिस तो बड़ी है संजय जी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये 2008 जैसी क्राइसिस है। उसका कारण यह है कि उस समय लीमन ब्रदर्स और दूसरी जो बैंकें थी वो दिवालियां थी। चाइना एक समृद्ध देश है, चाइना की ग्रोथ रेट की क्राइसिस आई है, चाइना की इंसॉल्वेंसी या लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है, इसलिए वो दोनों में एक फंडामेंटल फर्क है। जी, अब जिस तरीके अगर आप चाहें तो इस क्राइसिस को जरा थोड़ा डिटेल में देखें। जी बोलिए। ये हुआ है कि जी नहीं, आपका कोई प्रश्न था वो पूछ लीजिए। मैं ये समझना चाह रहा था कि जिस तरीके से सारे ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट हो रहे हैं, पहले पता होता था कि अमेरिका के ऊपर नीचे से हम दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा मेजर कर सकते हैं और भारत पर क्या इंप्लीकेशन होगा मेजर कर सकते हैं। अब वो ग्लोबल कसौटी या ग्लोबल बेंचमार्क कौन सा है जिसके बेसिस पे हम पता करें कि हमारी सेहत कैसे रहने वाली है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। असल में कठिनाई जो खड़ी हुई है वह यही हुई है कि दो तीन बातें हुई। एक तो जियोपॉलिटिक्स चेंज होने लगी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट का जो एंगेजमेंट था उसको बदली कर दिया, और उसका कारण कुछ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे और दूसरा शेल गैस था कि भाई एनर्जी की क्राइसिस अब उनको अलग रूप में नजर आने लगी थी। तो हुआ ये कि दुनिया का इतिहास ये कहता है कि 1970 के करीब गोल्ड स्टैंडर्ड जो था, जो कि डॉलर के पीछे गोल्ड की बैकिंग थी, वो हटी और डॉलर हिला, लेकिन डॉलर दुनिया में एस्टैब्लिश हो गया एज अ मेजर करेंसी के सब चीजें जितनी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होती वो डॉलर के रूप में बयां होती थी। 2008 की क्राइसिस के बाद में डॉलर की जो इंटरेस्ट रेट थी, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स, वो जीरो हो गई जी। तो डॉलर भी लुढ़का, और जैसे स्विस फ्रैंक के सामने और दुनिया की स्ट्रांग करेंसीज के सामने लुढ़का, युआन के सामने वो लुढ़का। तो जब वो लुढ़का तो कमोडिटीज के लोग देखने लग गए कि भाई अब गोल्ड नहीं है। तो बीच में गोल्ड भी था, हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर बड़े पॉपुलर हो गए थे क्योंकि उन्हें कोई बेंचमार्क चाहिए था जी। तो इसके बाद में वो ले दे के ऑयल पे झुका। ऑयल पे जब रुका तो उसकी एक चार्ट तो भी बताने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक चार्ट था जो 2008 से लेके 2014 तक डॉलर का डिप्रिसिएशन और ऑयल का एप्रिसिएशन करीब करीब उनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप थी जी। तो ये कहा जा सकता है कि डॉलर के बदले में ऑयल वो इंपॉर्टेंट बेंचमार्क हो गया था जी। लेकिन पिछले एक साल से ऑयल में जो घबराहट आई तो उसके करस्पॉन्डिंग डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। वो दिख रही थी कुछ टाइम तक, लेकिन वो अचानक पिछले 3-4 महीने के अंदर एकदम लुढ़क गई। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि सारी इकोनॉमीज के प्रोस्पेक्ट, इंटरेस्ट रेट के प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ रेट के आकलन के आधार पे होते हैं। तो इस ग्रोथ रेट के अंदर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी और नंबर 2 इकोनॉमी को तो बीच में लेना ही होगा। तो नंबर 2 इकोनॉमी अब चाइना है, और जब वो अगर वो 7% के बदले में 5% पे आती है तो दुनिया के ग्रोथ रेट का आकलन बड़ा हिल जाता है। सो दो बातें हो गई कि सेंट्रल बेंचमार्क हट गया, और जो ग्रोथ रेट के ऊपर एक कंसेंसस हुआ करता था, ओईसीडी में हो, आईएमएफ में हो, वर्ल्ड बैंक में हो, या इंडिविजुअल ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर था, वो एक्चुअली पूरा हिल गया है। तो मानिए कि फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों एकदम लड़खड़ा गए हैं जी। तो दुनिया भर जिस तरीके से अभी अपने को मेजर करती हैं इकोनॉमीज, उसमें अगर हम कहें कि ग्लोबल इकोनॉमी 2% पे ही ग्रो करने वाली है और 3% से नीचे अमेरिका रहने वाला है, तो इस बेसिस पे ये कहना कि भारत 7-8% पर ग्रो कर जाएगा, मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है सर। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पोटेंशियल, आप इसको दो ढंग से पोटेंशियल देखें कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बिना हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर
की इंपॉर्टेंस तो सबको विदित है, और खाली जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को पीछे पड़कर हम अगर चलाने लगे तो इकोनॉमी के अंदर बड़ा बूस्ट आ सकता है। तो दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ग्रोथ है हमारा, वो एक्सपोर्ट रिलेटेड ग्रोथ के अंदर 3% से 2% आंकड़ों का सवाल नहीं है, दिशा का सवाल है। दिशा तो बिल्कुल सही कही आपने। तो उतना जो कमी होगी, उस कमी के हम पूरा अपनी लोकल इकोनॉमी से कर सकते हैं। तो 7-8% का ग्रोथ हम आज भी कर सकते हैं अगर हम उसको पीछे अगर हम कटिबद्ध हो, एकदम फोकस्ड हो। अगर कटिबद्ध, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। ऐसे में चूंकि इसी कटिबद्धता पर या एग्जीक्यूशन के चैलेंज सामने दिख रहे हैं, हमको मालूम है कि पोटेंशियल पर खेलेंगे तो भारत बिल्कुल नए वाले जो नंबर जीडीपी को नापने का तरीका है उसमें 7-8% हम ग्रो कर सकते हैं। अब सामने कोई दूसरा बेंचमार्क नहीं है तो पता नहीं उसको हम 6% माने या न माने, एक डिबेट ये रहने वाली है, इस पर आप अगर रिएक्ट करना चाहें तो। लेकिन साथ ही में दूसरा सवाल पूछ लूं, और वो ये कि ऐसी उथल पुथल और अनिश्चितता में भारतीय बाजारों को हमारे आम निवेशक कैसे अप्रोच करें? देखिए कि अर्निंग्स को ट्रैक किए बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। जब बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो हम निश्चित ही एक फ्यूचर का आकलन करके उत्साहित या हतोत्साहित हो जाते हैं। तो जैसा कि 2014 के चुनाव के समय हुआ था कि भाई बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो लोगों ने ये मान लिया कि अर्निंग्स और न जाने क्या क्या बातें हो जाएगी। पर उसके बाद अब 5 क्वार्टर चले गए। अब 5 क्वार्टर के अंदर अर्निंग्स के अंदर सोचा वैसा अगर ग्रोथ नहीं आता है तो आपको अर्निंग्स को ट्रैक करना अनिवार्य है। ये जैसे हम कहा करते थे कि नेक्स्ट क्वार्टर इज वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर इज सुपर, वो वाला खेल अब लंबा नहीं चल सकता। तो जहां जहां अर्निंग्स की ट्रांसपेरेंसी है, अर्निंग्स की प्रेडिक्टेबिलिटी है, ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत के अंदर इन्वेस्टर कुल मिला के महफूज रहेगा। दुनिया के अंदर तो बड़ी उथल पुथल अपने जैसे डिस्कस किया उन कारणों से, और भी कुछ डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, वो तो आती रहेगी और आप घबरा जाओगे अगर आपकी क्वालिटी कंपनीज नहीं है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज है, आपको अर्निंग्स दिख रही है, तो दुनिया में जो कुछ ऊपर नीचे होना है, आपका स्टॉक 5-10% हिल जाएगा, लेकिन वो वापस आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। उसको छोड़ के आप बहुत फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करने का मार्केट इंडिया में अभी फिलहाल नहीं है। बिल्कुल। एक बात और लोग बहुत बात करते रहे हैं, जैसे आपने ठीक ही कहा कि प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएं, उसी प्रकार से दूसरा फोकस लाते हैं कि साहब ब्याज की रेट कम कर दे अगर आरबीआई, तो उससे ग्रोथ को एक पुश मिल जाएगा। क्या ब्याज की रेट कम करने में अपने आप में ये पुश काफी होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आरबीआई को इतना ज्यादा कंसेंसस अगर बना हुआ है तो रेट कट करने में संकोच क्यों है? संकोच इसलिए तो नहीं है कि जब दिल्ली से ये आवाजें आती हैं कि हम 7-8% पर ग्रो कर रहे हैं तो फिर आरबीआई गवर्नर कह सकते हैं जब बढ़िया ग्रोथ चल रही है तो मुझे ब्याज काटने की क्या जरूरत है? देखिए कि हाई इंटरेस्ट रेट एक प्रोटेक्शन होता है, पर अपने आप में उसका कोई मायने नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट्स हर्ट एवरीबडी, क्योंकि जो बोरोअर है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में लेता है। बैंक को डिपॉजिट रेट भी ऊंची देनी पड़ती, क्योंकि कितना मार्जिन रखेंगे वो। तो अब तो यूं क्योंकि इन्फ्लेशन की कमर टूट गई, ऑयल का इतना बड़ा बोनांजा देश के सामने है, जो मॉनसून की बड़ी क्राइसिस दिख रही थी वो उतनी बड़ी क्राइसिस नहीं है, और इस समय ग्रोथ की बड़ी जरूरत है। हम बड़ी मुश्किल से ग्रोथ के ट्रैक पे वापस आए थे। प्रश्न 6-7-8% का नहीं है संजय जी, प्रश्न इस बात का है कि देश में कितने गरीब हैं, हमको कितनी ग्रोथ की जरूरत है, उनको ऊपर लाने के लिए हमारा कितना पोटेंशियल है। तो 7-8% दुनिया से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे पोटेंशियल से तो निश्चित कम है। गवर्नर ने खुद कहा है कि हम 10% ग्रो करने की हमारे में क्षमता है, तो हम 10% ना ग्रो करके 7-8% करके हाई इंटरेस्ट रेट रख के बैठे रहें तो कुछ गड़बड़ है। एक बात यह हो सकती है कि हम अपना करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, वो भी अपने आप में कोई बड़ी महानता का विषय नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि हमारा जितना पोटेंशियल है हम उतना ग्रो करें। ये इसलिए जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि बिना, आर्थिक क्षमता बिना हमारा जो पॉलिटिकल पावर है देश के, दुनिया के अंदर, हमारे चारों ओर हमारा कैसा पड़ोस है, उसके अंदर हमें कितना समृद्ध, कितना सशक्त होना जरूरी है, ये बात सबको विदित है। तो बात हम 7-8% से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, हमें 10% ग्रो करना है,
इसके लिए इंटरेस्ट रेट को केवल 7-8% पे टिकाए रखने की बात ही नहीं है, बात पोटेंशियल तक पहुंचने की बात है। और इसलिए निश्चित लगता है कि ब्याज के बारे में थिंकिंग को चेंज करना बहुत बहुत लाजमी है। ये क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत एक अहम प्रश्न है। उसके 50 कारण हो सकते हैं, कितने कारण आप और हम टीवी पर शायद नहीं बोल सकते, लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं रही अब। नहीं, लेकिन यही एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, या बल्कि रहस्य की बात है, जब इतनी प्रबल बहुमत की सरकार है और इतनी क्लैरिटी है कि हम 10% का ग्रोथ करने का पोटेंशियल रखते हैं, ऐसे में सारे स्टेक होल्डर अपना साथ लगाएं, हाथ लगाएं, तो आरबीआई को ये इतना कंजर्वेटिव अप्रोच लेने की क्या जरूरत है? इसी मिस्ट्री को तो मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं सर। नहीं, प्रश्न ये है कि क्लासिकल मॉडल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी पोजीशंस ले ली जाती है कि दुनिया में ऐसा होगा या वैसा होगा, और क्या हम उनके प्रति कटिबद्ध हो गए और देश की बात कम सोच रहे हैं? मतलब हम थियोरी के प्रति कटिबद्ध हो गए, या हम हमारे कोई आकलन के प्रति समर्पित हो गए, या पता नहीं क्या। तो लेकिन आज बात तो देश को बड़ी जरूरत है। मैं जो ये कह रहा था संजय जी कि हम बड़ी मुश्किल से ग्रोथ रेट पे आए हैं वापस, और जैसे मार्केट के अंदर लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि 2 क्वार्टर में अर्निंग नहीं आई तो स्टॉक बेच देते हैं, वैसे ही देश का होता है कि अगर वो ग्रोथ रेट कोई कारण से नहीं आ पा रही है तो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, वो ग्रोथ से सारा उतर जाता है। जैसे कि आपने देखा 5-6 साल पहले कि इंडिया के सारे बिजनेस हाउसेज ने इंडिया को राइट ऑफ कर दिया था और वो सारे इन्वेस्टमेंट इंडिया के बाहर कर रहे थे। तो वो प्रोस्पेक्ट वापस क्यों नहीं आ सकता? वो बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारी बातों को जब सामने रखते हैं तो जो घिसी पिटी थियोरी की बातें हैं, वो घिसी पिटी थियोरी बातें आकर्षक या लाजमी नहीं लगती जी। अब क्या रहस्य है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात तो ये जरूर लगती है। इसका पॉजिटिव साइड देखें, क्योंकि आखिर हमें यथार्थवादी होकर जीना पड़ता है। यथार्थवाद की बात करें तो ये कि एज एन इन्वेस्टर आई फील संजय जी कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कि इंटरेस्ट रेट यहां से 2% 3% घट सकती है, और 2% 3% इंटरेस्ट रेट घटे तो न जाने क्या हो सकता है ग्रोथ का। तो मुझे एक वो प्रोटेक्शन लगता है और उसी से हम खुश रह लेते हैं, बाकी बात समझ में नहीं आती। आपने कहा कि प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाए सरकार, तो एक वो जरूरी काम है, और क्या क्या जरूरी काम है? अब जो अनिश्चितता फैल गई है उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी दिल्ली में जो होनी चाहिए और जो दिखती है कि है, अगर उसके आधार पर हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करें कि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो किस प्रकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाए जिससे कि ग्रोथ का पहला चक्र चालू हो, और फिर प्राइवेट इन्वेस्टर को फॉलोड बाय विदेशी इन्वेस्टर को, जो कहता है बड़ा एक्साइटेड हूं जी आने में, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। तो इस पूरे साइकिल को, तीनों साइकिल को चलाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, सरकार ने जो नीतियों का अनाउंसमेंट किया, उन नीतियों से तो हमारा कोई संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वे सब श्रेष्ठ नीतियां हैं। उनके इरादे बिल्कुल अच्छे हैं। अगर हम जो सरकार में जाके देखें तो लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको थोड़ी नीति में परिवर्तन करना होगा। जब ये देखा कि मैं अगर नेता हूं और मेरी प्रेरणा से, चाहे मेरा ब्यूरोक्रेट हो, चाहे स्टेट्स हों, चाहे और एजेंसीज हों, सब हम चाहे वैसे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे निश्चित ये सोचना होगा कि मुझे कोई बात बदलनी है। वो कैसे बदले? तो कोई भी क्षेत्र ले लें, चाहे सफाई का ले लें, चाहे इन्वेस्टमेंट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लें, चाहे कोई नीति सुधार का ले लें, तो जैसा कि कहीं कहीं हुआ है कि भाई राजस्थान के अंदर है लेबर लॉस चेंज हो गए या मध्य प्रदेश में हो गए, तो जहां जहां जो हो सकता है उसको हम जितनी दूर उसको चरम तक ले जाएं और उसका एक मॉडल तैयार हो कि स्वच्छ है तो भाई 10 शहरों को हमने स्वच्छ कर दिया, 500 नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, 50 गांवों को कर दिया, तो लोगों को ये लगे कि कुछ तो हो रहा है। देखो कितना अच्छा, जैसे सिंगापुर को देख के हमारे में 2 दिन तो असर रहता है, वैसे भारत के अंदर होने लगेगा। तो ये जो सारा काम हम एक साथ करने जा रहे हैं नहीं हो रहा है, तो जहां जहां हो रहा है, जैसे कि कोल के अंदर हुआ कि भाई कोल का ऑक्शन है या वगैरह करना था, वो कर दिया। अब उसमें से अगर वापस कोई समस्याएं आती है और आप उन समस्याओं को सॉल्व नहीं करो तो जो किया है वो करा कराया ठंडा हो जाता है। तो हमें लगातार थोड़े क्षेत्रों में भी जहां हम चरम तक जा सकते हैं, वो चरम तक जाने की नीति बनानी पड़ेगी। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक,
अब वो राजनीति के बारे में आप और मैं तो बिल्कुल ही उसके लायक नहीं हूं कि बोलूं, लेकिन गुड गवर्नेंस से बढ़कर कोई दूसरी पॉलिटिक्स नहीं होती। जब हमारा जो नेता वोटर है वो वोटर यंग है, जॉब ओरिएंटेड है, पहले से ज्यादा एजुकेटेड है, तो उसमें हमेशा ये समझते रहे कि ये जातिवाद और संप्रदायवाद और उन सब बातों को लेके ही वो वोट करते रहेंगे, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या वो कंसिडरेशन हमारे नीतियों पे या हमारे इम्प्लीमेंटेशन पे हावी हो रही है। तो अगर ऐसा है, नहीं जानते कि ऐसा है या नहीं, तो वो दुखद होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि इतनी अच्छी सरकार, इतने अच्छे इरादे, इतनी अच्छी नीतियां, तो उन्हीं के ऊपर हम डटे रहें और इम्प्लीमेंटेशन को उसका स्टाइल, आप भी चतुर है तो आप अपने समझते हैं कि भाई जब पानी का धार बहुत सामने से होती है तो हम रुक जाते हैं, हमारी नाव की दिशा बदली कर लेते हैं। तो आई थिंक ये समय आ गया है कि उसका एक मैनिपुलेशन है, उसका एक नेविगेशन को थोड़ा बदली किया जाए और ये दिखाया जाए कि हमारे इरादे हैं वो बिल्कुल कार्यान्वयन में मतलब तब्दील हो रहे हैं। नहीं, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मुझे ये लगता है कि जब से लैंड बिल लेकर के ये सरकार आई और जैसे ही प्रो फार्मर और एंटी फार्मर, प्रो पुअर या एंटी पुअर की डिबेट खड़ी करने की कोशिश की आलोचकों ने और विपक्षियों ने, तो उसने सरकार को एक तरीके से डिफेंसिव में डाल दिया है कि मैं अगर बड़े बड़े रिफॉर्म या मार्केट फोर्सेस की भाषा में बात करते हुए अगर सरकार नजर आएगी तो दिक्कत है। इसीलिए गरीब पर, सब्सिडी पर, तरह तरह की कल्याण योजनाओं पर फोकस ज्यादा है। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये सब ग्रोथ के चक्र को चलाने में काम आएगा क्या? देखिए कि सफलता के आधार पर ही आदमी आत्मविश्वास जगाता है, लेकिन सफलता का आकलन कई बार नहीं हो सकता। एक बार हमने कर लिया तो वो ठीक है। तो हमें सफलता बढ़ानी पड़ेगी, तो और वो सफलता बढ़ाने के लिए हमें नेविगेशन चेंज करना होगा, क्योंकि अपोजिशन का तो काम है कि हमें वो घबराए, हमें दिशा भ्रमित करे वगैरह वगैरह। तो लेकिन हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जहां जहां सफल हो सकते हैं, चरम तक सफल हो सकें, हम उसी पे लक्ष्य दें। और ये राजनीतिक दावपेंच अगर ये अपने आप में इतने समर्थ होते तो दावपेंच बदलने की जरूरत क्यों होती? ये तो आते हैं जाते हैं, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये चाहे एंटी फार्मर भी समझता है कि एंटी फार्मर नहीं है। आप काम सॉलिड करते जाइए। फार्मर के घर में जब एलपीजी का सिलेंडर आ जाता है तो उसके घर के अंदर ही वोटर बदल जाते हैं कि देखो ये कितना अच्छा काम हुआ। तो हमें उसी पे फोकस रखे काम करना चाहिए जी। ये तो मीडिया और पॉलिटिक्स में बातें चलती रहेंगी। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसको मैं जैसे समझ रहा हूं आपसे पूछूंगा दोबारा। आखिरी सवाल है मेरा ये, आपने कहा जो कर रहे हैं उसको आप एक्सट्रीम तक, कंप्लीट चरम तक लेके जाइए। तो उस आधार पर कोल ऑक्शन हुआ, लेकिन बिजली बनाने और बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याओं को हल करने में रोड़े बड़े हैं, उस पर कितना काम हो रहा है? क्या इंद्रधनुष से जो बैंकिंग क्राइसिस है, सीरियस 3-4 लाख करोड़ की क्राइसिस है एनपीए की, उसमें ये बेबी स्टेप्स हैं या ये चरम वाले कदम हो गए हैं? देखिए, चरम वाले कदम हो जाते और उसका असर देखने को मिलता तो मेरे ख्याल से काफी क्राइसिस सुलझ जाती। तो चरम तक का काम नहीं हुआ। मैं ये जानता हूं कुछ मंत्रालयों के बारे में, कुछ मेरा ज्यादा फोकस है स्टडी के लिए, कि काम तो बहुत कोशिश हो रही है कि इसे चरम तक ले जाया जाए। और मेरे ख्याल से आपने जिस मंत्रालय की बात की, उस मंत्रालय में कुछ अच्छा काम, अधिक काम हुआ भी है, तो उसे चरम तक ले जाना चाहिए। काम ये कहना तो गलत ही होगा कि चरम तक हो गया है, पर चरम तक हो सकता है। पर एक चीज और है संजय जी, ये जो चरम की बात है, चरम की बात इंडिविजुअल मंत्रालय से नहीं हो सकती। चरम की फिलॉसफी को सरकार एज अ होल को लेना होगा, क्योंकि कितने सॉल्यूशंस उसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ना होके और जगह होंगे। चाहे रोड का है, अगर रोड का फाइनेंस से उलझा हुआ है, चाहे एनवायरमेंट से उलझा हुआ है, वैसे ही पावर को लेंगे तो अगर पावर फाइनेंस से उलझा हुआ है या स्टेट में और कोई तरीके से उलझा हुआ है, तो सबको साथ बैठ के वो काम करना होगा। तो अब सरकार को कमांडो की तरफ एक एक टास्क लेके, कि सारे लोग जुड़े हुए हैं और कमांडो की तरह एक एक करके इस काम को चरम तक ले जाएं, ऐसा कोई तरीका हो, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा।
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अब बिल्कुल कमांडो टास्क फोर्स की तरह से काम करना होगा। जिस प्रकार की ग्लोबल आर्थिक मंदी या क्राइसिस सामने खड़ी है, उसमें भारत के लिए मौका है। तो ये बयान या ये व्याख्या से काम नहीं चलेगा, अब काम होते हुए दिखना चाहिए। वल्लभ भाई, इस बातचीत के लिए और बहुत गहरी समझाइश के लिए आपका बहुत शुक्रिया।